हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इससे जुड़े तमाम प्रश्नों को भी हल किया था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न हमसे अछूता ना रह जाए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक सभ्यता। दोस्तों, इसके परिचय के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता है इसका जो कालक्रम है दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, जो ऋग्वेद का समय था उसको ऋग्वैदिक काल कहा गया और जो ऋग्वेद के बाद का समय है दोस्तों उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, निवास स्थान की बात करें कि जो आर्य जो हमारे देश में आए थे वो कहाँ से आए थे, ये कहाँ के मूल निवासी थे, तो दोस्तों मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया था जिसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद ने आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के जो निकट का क्षेत्र है वहाँ पर आर्यों का मूल निवास बताया। बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्कटिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। दोस्तों, नेक्स्ट है विलियम जोन्स, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास बताया है कहाँ पर, यूरोप। और दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों के मूल निवास को तिब्बत का क्षेत्र बताया है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों द्वारा विकसित यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों वो नगरीय सभ्यता थी। वहीं वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दोस्तों, जो आर्यों की भाषा थी वो कैसी थी, कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। इनका समाज पितृसत्तात्मक था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज था मातृसत्तात्मक। और दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है इसका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है। दोस्तों, ऐसे स्रोत जिनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है वो दो प्रकार के साक्ष्य है दोस्तों, एक पुरातात्विक आधार पर और दूसरा है साहित्यिक आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम पुरातात्विक आधार पर पढ़ेंगे, जिनमें से वोगाज कोई अभिलेख जो दोस्तों 1400 ईसा पूर्व के समय का है, जो कि कहाँ पर पाया गया था दोस्तों, तुर्की में। कहाँ पर मिला था ये, तुर्की में। दोस्तों, वोगाज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। इनमें से ये 4 देवता हैं दोस्तों इंद्र, वरुण, मित्र और नासत। दोस्तों, यहाँ से ये प्रश्न भी आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से देवता हैं जिनका वर्णन भोगाज कोई अभिलेख में किया गया है। तो दोस्तों वो कौन कौन से देवता हैं, वो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नेक्स्ट है दोस्तों कि पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड, जिनको ओसीपी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों, ओसीपी यानी गैरिक मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसर मृदभांड जिसको कहा गया है दोस्तों PGW की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, साहित्यिक आधार पर। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत वेद हैं, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों, वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। दोस्तों, अब हम बारी बारी से वेदों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो पहला वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी है। दोस्तों, इसके ये पूरा नाम है दोस्तों, इनका क्या नाम है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। दोस्तों, ये इसके संकलनकर्ता हैं, ना कि इसके रचनाकार हैं। दोस्तों,
जो वेद हैं इनके बारे में मान्यता है कि दोस्तों जो वेदों का निर्माण किया है वो किसी पुरुष ने नहीं किया है, यानी ये अपौरुष हैं। अर्थात वेदों का निर्माण किया है किसने, किसी देवताओं के द्वारा किया गया है वेदों का निर्माण। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है दोस्तों सुंदर उक्ति यानी मंत्र, जिसमें पहला तथा 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। दोस्तों जो 10 मंडल हैं उनमें पहला और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। भारत में आर्यों के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। दोस्तों जो आर्यों के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो किससे मिलती है, ऋग्वेद के द्वारा मिलती है। दोस्तों अब हम जो कुछ मंडल हैं उनमें से कुछ प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो तृतीय मंडल है वो दोस्तों गायत्री मंत्र दिया गया है तृतीय मंडल में, जो किसके द्वारा दिया गया है, विश्वामित्र के द्वारा। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है, तो दोस्तों तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 राजग युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया है, तो 10 राजग युद्ध का वर्णन जो है वो 7वें मंडल में किया गया है। दोस्तों 10 राजग युद्ध जो है वो उस समय वैदिक काल में परसुनी नदी कहा जाता था, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रावी नदी के किनारे पर 10 राजग युद्ध हुआ था। ये किसके किसके द्वारा लड़ा गया था, बीच में सुदास नामक एक राजा था दोस्तों, सुदास और 10 अन्य जनों के मध्य में ये युद्ध हुआ था जिसमें सुदास की विजय हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट है सोम या वनस्पति के देवता का वर्णन 9वें मंडल में। दोस्तों जो सोम या वनस्पति के देवता उनका वर्णन है दोस्तों 9वें मंडल में, जिसे सोम मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों 9वें मंडल को किस नाम से भी जानते हैं, सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वें मंडल में बताया गया। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वर्ण व्यवस्था, दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में एक मान्यता है कि दोस्तों जो परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है तथा पैरों से जो है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों इसकी प्रमुख नदी सिंधु थी और पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदीत्मा या नदियों में श्रेष्ठ या नदियों में उत्तम कहा गया है। दोस्तों जो ऋग्वेद का उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है और ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो ऐतरेय तथा कौशितकी हैं। दोस्तों ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्री कहा जाता था। दोस्तों जो ऋग्वेद का अध्ययन करता यानी उसे पढ़ने वाला, उसका वाचन करने वाला, उसको क्या कहते थे, होत्री कहते थे। दोस्तों नेक्स्ट वेद है सामवेद, यानी दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद, यानी ऋग्वेद के बाद नंबर आता है दोस्तों किसका, सामवेद का। तो दोस्तों संगीत का वेद सामवेद को ही कहा जाता है, जिसमें 7 स्वरों का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसका उपवेद यानी सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और सामवेद के जो उपनिषद हैं छांदोग्य तथा केन है और इसके अरण्यक, अरण्यक का मतलब होता है दोस्तों वन में रचित, यानी तो वो कौन कौन से हैं, अरण्यक सामवेद के जैमिनी और छांदोग्य। दोस्तों सामवेद में 1810 सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं, 1810, और जबकि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है दोस्तों 1028। दोस्तों सामवेद के अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, जबकि ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को होत्री कहा जाता है और सामवेद के अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। दोस्तों तीसरा वेद है यजुर्वेद। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि यज्ञ की विधियों का वर्णन या धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों या धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसकी एक विशेषता ये भी है कि जो यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इसका उपवेद धनुर्वेद है और इसके अध्ययनकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों जो एक शब्द होता है दोस्तों वेद त्रयी, क्या नाम है इसका, वेद त्रयी। दोस्तों वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। दोस्तों इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों चौथा और सबसे बाद में रचित वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। इसका नाम दोस्तों अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। अथर्ववेद सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसमें जो भी सामाजिक जादू टोना और वशीकरण अन्य रीति रिवाज का वर्णन किया गया है इसमें।
दोस्तों इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्ययनकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है और इसे ही ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अथर्व वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है? अथर्व वेद को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, अथर्व वेद को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। इसमें प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समित का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों किसमें किया गया है? सभा और समित का जिक्र किसमें किया गया है? अथर्व वेद में। दोस्तों इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है और इसमें 6000 से भी अधिक मंत्रों को समाहित किया गया है। दोस्तों इसके अध्ययनकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्व वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्म कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अरण्यक। दोस्तों अरण्यक क्या होता है? ऐसी रचनाएं जिनकी रचना कहाँ पर की गई हो? वन में की गई हो। नेक्स्ट है दोस्तों उपनिषद, यानी दार्शनिकों के विचारों को संकलित किया गया है इसमें। उपनिषद को भारतीय दर्शन का पिता या जनक कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों वेदांगों की रचना क्यों हुई है? दोस्तों वेदांग की संख्या है 6 और वेदांगों की रचना इसलिए हुई है कि हम जो वेद हैं हमारे, हम उनको आसानी से सरल भाषा में पढ़ सकें, इसीलिए वेदांगों की रचना की गई है। तो दोस्तों आज के टॉपिक को अभी के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमें फीडबैक ज़रूर देते रहें और कुछ कमेंट लेंगे दोस्तों पिछले वीडियोस के। तो दोस्तों अभी एज क्रिएशन ये हमें कमेंट करते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डाला करिए। बिल्कुल अभी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ा अभी लेट हो जाता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अंतराल जितना कम रहे उतना बेहतर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है ललित कुमार यादव जी का। इन्होंने लिखा है गुड सर, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। ललित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा भी मनोबल बढ़ाया है और ऐसे ही दोस्तों फीडबैक देते रहिए। दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है शिवांशु राजपूत जी का कि नाइस भैया। थैंक यू हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ दोस्तों मैं सौरभ सिंह आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों।